स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उनकी जो पहली बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसी का चैप्टर नंबर 3 है चुनाव और प्रतिनिधि। ठीक है, तो चुनाव और प्रतिनिधि, तो इस चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम फुल्ली कवर कर देंगे, यानी कि पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम इस वीडियो को पूरा ख़त्म कर देंगे। इससे पहले दोस्तों कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक जो पॉइंट है दोस्तों वो मैंने छोड़ दिया था आपका पिछली वीडियो में, और वो था हमारा चुनाव आचार संहिता के बारे में। तो चुनाव आचार संहिता क्या होता है? बेसिकली चुनाव आचार संहिता जो है, एक मिनट मैं यहाँ पे आपको पहले दिखा दूँ क्या है। एक मिनट मैं लेके आऊँ पहले। हाँ ये देखिए, ये था आपका चुनाव आचार संहिता। तो चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत क्या होता है कि यह एक नियम कानून होते हैं जो जिस दिन मतदान की जो डेट है तय कर दी जाती है उसी दिन इसे लागू कर दिया जाता है। इस आचार संहिता के अंतर्गत कुछ काम जो है वो राजनीतिक दल हैं वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत क्या होता है वो आप इस वीडियो पे एक इमेज दिख रही होगी आपको। ये 5-6 जो है काम है उस दौरान नहीं किए जाते हैं। अगर इनका उल्लंघन किया जाता है तो उसे सज़ा भी हो सकती है, फाइन भी लगाया जा सकता है, और उसकी जो राजनीतिक दल है उसकी मान्यता को भी खारिज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है आचार संहिता, आपने पढ़ लिया होगा। अब है हमारा दूसरा पॉइंट, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या है आइए जानते हैं। छोटा कर देते, नहीं चलिए बड़ा ही रहने दीजिए। देखिए, इस प्रणाली में प्रत्येक चुनाव से पहले, यानी कि इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी को चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है। अर्थात यानी कि हर एक पार्टी जो है इसमें चुनाव होने से पहले अपनी एक सूची जारी करता है जिसमें वो अपने प्रत्याशियों के नाम लिखते हैं, और उसे अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है। यानी कि उसी सूची में यह तय कर लिया जाता है कि कितने मतलब जो प्रत्याशी हैं वो हमारे इस पार्टी में शामिल होंगे। जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। ठीक है, चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए, इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है। यानी कि जो नाम देती है वही प्रत्याशी जो है वो चुन लेती है, और जितनी सीटों का कोटा उन्हें दिया जाता है उनके लिए। ठीक है, अब चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। अब ये होती किस प्रकार की है वो देखते हैं। ठीक है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली 2 प्रकार की होती है। पहली ये है, जैसे इजराइल व नीदरलैंड में है, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात से सीटें दे दी जाती हैं। यानी कि पहला प्रकार क्या है कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में माना जाता है, यानी कि पूरे देश का केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र है, वो पूरा देश खुद है, और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। ठीक है, और दूसरा प्रकार है अर्जेंटीना व पुर्तगाल में, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। यानी कि मान लीजिए जो हमारी पहली वाली व्यवस्था है उसमें क्या होता है, इस पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, लेकिन दूसरे प्रकार की इसमें कई प्रकार के मतलब कई निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब आपको पता चला क्या होती है। ठीक है, तो एक तो है हमारी सर्वाधिक वोट की जीत की प्रणाली और एक है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके लिए एक स्पेशली अलग से वीडियो बनाऊंगा दोनों में अंतर करके। ठीक है, अब है तीसरा पॉइंट, भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कोई 6 सुझाव बताइए। तो ये 6 सुझाव कौन कौन से आइए जानते हैं। तो सबसे पहला सुझाव ये है कि सर्वाधिक जीत की प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाएं ताकि राजनीतिक दलों को अनुपात में सीटें मिल सकें। तो देखिए, सर्वाधिक वोट
की जो जीत की प्रणाली उसमें क्या होता है कि जो जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वही जीतेंगे। लेकिन इस समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में क्या होता है कि राजनीतिक दलों को उनकी अनुपात के आधार पर सीटें मिलती हैं। तो लोग कहते हैं कि हमें इस प्रणाली के अलावा मतलब इस प्रणाली की जगह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनानी चाहिए। संसदीय एवं विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं का चुनाव अवश्य होना चाहिए। अर्थात जो संसदीय एवं विधानसभा होती हैं यहाँ पे महिलाओं को रत्ती भर भी चुनाव नहीं होता है, तो वहाँ पे 1/3 सीटें यानी कि अगर वहाँ पे 3 सीटें हैं तो 1 सीट महिला के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। उससे चुनाव महिला उस सीट पे केवल महिला का ही चुनाव किया जाना चाहिए। ठीक है। चुनाव में धन के प्रभाव पर नियंत्रण के लिए अधिक कठोर कानून होने चाहिए। यानी कि चुनाव में अगर जो धन अधिक प्रयोग हो रहा है, सबसे पहले तो प्रयोग ना हो उसके लिए ही अधिक कड़े कानून बनाने चाहिए। अगर हो भी रहा है तो उसकी निगरानी की जानी चाहिए, पूछा जाना चाहिए कहाँ कहाँ आप ये पैसा खर्च कर रहे हो। ठीक है। चौथा पॉइंट है, एक सेकेंड मैं बड़ा कर दूँ थोड़ा सा। हाँ, अब चौथा पॉइंट है फौजदारी मुकदमे वाले की उम्मीदवारी रद्द। अर्थात जिस पे कोई मुकदमा चल रहा है, जिस पे कोई केस चल रहा है, उसकी उम्मीदवारी को रद्द किया जाना चाहिए। चुनाव प्रचार में जाति एवं धर्म का प्रयोग प्रतिबंधित हो। हालांकि ये चुनाव जैसे ही चुनाव की डेट फिक्स होती है, आचार संहिता के अंदर ये कहा जाता है कि आप जाति धर्म के आधार पर कोई भी किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हो। तो इसे भी हमें ख़त्म करना होगा, यानी कि इसे लागू करना होगा कि चुनाव प्रचार जो है वो जाति एवं धर्म के आधार पर ना किया जाए। लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट है, राजनीतिक दलों में पारदर्शिता एवं लोकतंत्र हो, इसके लिए अधिक कठोर कानून होने चाहिए। यानी कि राजनीतिक दलों में पारदर्शिता का मतलब ये है कि राजनीतिक दल एक दूसरे को आसानी से समझ सके, उनके बारे में एक दूसरे के बारे में जान सकें, और लोकतंत्र हो, यानी कि वहाँ पे कोई झगड़ा वगैरह ना, विवाद ना हो, मनमुटाव ना हो, लोकतंत्र हो। इसके लिए अधिक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। ठीक है। तो आपको पता चला कि भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कोई 6 सुझाव कौन कौन से हैं। ठीक है। पहला कि सर्वाधिक वोट की जीत की प्रणाली के आधार पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। महिलाओं का 1/3 सीटों पर चुनाव होना चाहिए। धन के प्रयोग पर नियंत्रण होना चाहिए। फौजदारी मुकदमे वाले बंदी की जो उम्मीदवारी उसे रद्द किया जाना चाहिए। चुनाव प्रचार जाति एवं धर्म के आधार पर नहीं होगा। राजनीतिक दलों में पारदर्शिता एवं लोकतंत्र का स्थापना करने के लिए अधिक कठोर कानून होने चाहिए। अब भारत की चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है ये हम जान लेते हैं। ठीक है। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है, भारत की चुनावी प्रक्रिया। तो चुनावी प्रणाली तो पता चल गई, अब चुनावी प्रक्रिया जान लीजिए। चुनाव आयोग द्वारा भारत अधिसूचना मतलब चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी होना। अधिसूचना मतलब कि वो डेट फिक्स करता है, जो चुनाव आयोग होता है डेट फिक्स करता है, आचार संहिता लागू करता है उसी के साथ में कि इस दिन हमारे जो वोट हैं वो दिए जाएंगे। चुनावों की तिथि निर्धारित करता है। ठीक है। अधिसूचना यानी कि तिथि निर्धारित करता है। उम्मीदवार का नाम वापस लेने की तिथि निर्धारित करता है। यानी कि अगर कोई बंदा अपना उम्मीदवार का नाम दे देता है, अगर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता बाद में, तो उसको उस नाम को वापस लेने की तिथि भी निर्धारित कर देता है। चुनाव प्रचार तथा चुनाव प्रसार की निगरानी करना, यानी कि चुनाव प्रचार, ठीक है, या चुनाव प्रसार एक ही बात है, तो इनकी वो निगरानी करता है कहीं जातीय धर्म के नाम पर तो कोई मतलब कि प्रचार नहीं किया जा रहा है। ठीक है। तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष करानी, यानी कि जो डेट फिक्स कर दी गई है, ठीक है, उस डेट को स्वतंत्र रूप से, लोकतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना, ये निर्वाचन आयोग का काम होता है। ठीक है। तो ये हमारी चुनावी प्रक्रिया है। मतगणना करना तथा चुनाव परिणाम घोषित करना, अर्थात जो चुनाव आयोग है वो मतगणना करता है और चुनावी परिणाम भी वही घोषित करता है। ये हमारी भारत की चुनावी प्रक्रिया है। ठीक है। चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान केंद्रों की स्थापना, यानी कि जो भारतीय चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि चुनावी जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है और जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मतदान केंद्रों की स्थापना की जाती है। ठीक है। तो आपको पता चला कि भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है। तो कैसी है, सबसे पहले तो चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करता है जिसमें वो चुनावों की तिथि निर्धारित करता है। उम्मीदवार का नाम वापस लेने की भी तिथि निर्धारित करता है। चुनाव प्रचार पर निगरानी रखता है।
तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष और लोकतंत्र करवाए जाते हैं। मतगणना करना, चुनावी परिणाम को घोषित करना, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति और मतदान केंद्रों की स्थापना भी चुनाव आयोग करता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट बचता है, 2 मिनट में वीडियो खत्म हमारी, कि 5वां है निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। तो इससे क्या मतलब, आपको मैंने अभी बताया था कि 1/3 जो सीट हैं उन पर महिलाओं का चुनाव होना चाहिए। तो भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। अर्थात जो भारतीय संविधान सभा है, इस भारतीय संविधान के द्वारा सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालेंगे, वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित की है। तो देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपको बहुदलीय व्यवस्था के बारे में बताया था। ठीक है, तो दोस्तों अभी मतलब कुछ काम चला है पीछे दीवार पे, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे दीजिए। देखिए अभी ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कैसे समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये एक निर्वाचन क्षेत्र है, अब यहाँ पे एससी कास्ट के लिए एक सीट आरक्षित की गई है और उसका चुनाव होगा। ठीक है, तो इस कास्ट के लिए, इस कास्ट के लोग तो इसमें वोट डालेंगे, इसमें उन वहाँ के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, वोट डालने का अधिकार है। लेकिन जो मतलब कि जो प्रतिनिधि बनेगा, जो प्रतिनिधि चुना जाएगा, वो केवल आरक्षित सीट के लिए ही चुना जाएगा। अर्थात आरक्षित जो हमारी कास्ट है, यानी कि एससी के लिए ये सीट आरक्षित की गई है, उसी कास्ट का कोई बंदा चुना जाएगा, बाकी इधर कास्ट का नहीं। वोट तो डालेंगे कोई से भी, लेकिन चुना नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको सभी पॉइंट्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के, सॉरी 3 तो है ही नहीं हमारा, पार्ट 2 और पार्ट 2 के सभी दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ऐसे, आपको मतलब मेहनत तो नहीं कह सकते, मेहनत ये कह सकते हैं कि बस मुझे आपको समझाना है, बस मेहनत इससे कह सकते हैं और कुछ नहीं। बाकी मेहनत, बाकी जो मुझे मोटिवेशन है वो आपकी वीडियो लाइक करने से, प्यारे से कमेंट से मुझे मिलता ही रहता है। तो मैं अपना काम लगातार करता रहता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है वो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th क्लास के हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी काम आएगी। अपने दोस्त को भी शेयर कर देना, उसके भी बड़े काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक के, अब टॉपिक नहीं बल्कि अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।